कि हम अपने आप की गुणवत्ता को चेक करते हैं कि हम ठीक है कि नहीं। तो ठीक है तो मतलब हमको खुश रहने की जरूरत है, और जिस पॉइंट पे हमें लग रहा है कि हम ठीक नहीं है, तो वहां पे एक बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिएगा। आज मुझे आपकी डायरी पेन की सख्त जरूरत पड़ेगी, और हम सब लिखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हमें अपने आप को चेक करना है। वो हमारा सर्व सर्वोपरि मतलब सबसे पहला काम होना चाहिए, क्योंकि हम गड़बड़ तो बाकी के सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहला अपना जो पॉइंट, अपना जो अपने आप को चेक करते हैं, वो हमें अपनी वेशभूषा, जो कपड़े हम पहन के हम आरसीएम के बारे में बताते हैं। हम घर में चाहे जैसे भी रह सकते हैं, लेकिन जब भी हम आरसीएम के बारे में किसी को बता रहे हैं, या हमने अपने घर पे भी आरसीएम के लिए चर्चा करने के लिए किसी को बुलाया है, तो हमें किस प्रकार की वेशभूषा पहननी चाहिए, वो हमारा सबसे पहला मापदंड हो। देखिए, सिंप्लिसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीटनेस होनी, आप साधारण कपड़े पहनिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग कपड़ों में सल नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, हम कुछ भी कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि सबसे पहला इंप्रेशन जो जाएगा वो आपने किस तरह की वेशभूषा पहनी है उसके ऊपर जाएगा। मतलब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कोई अगर आपको कोई बात करने के लिए बुला रहा है, और उसने कैसे मतलब सल हुए हुए कपड़े और कुछ भी तरह के कपड़े पहन लिए, तो आपको सबसे पहले जब उनकी बात सुनेंगे ना, तो वो आधा दिमाग तो आपका वहां रहेगा कि खुद को तो कपड़े पहनने के ठीक से सेंस नहीं है, वो हमको क्या किसी अभियान के बारे में बताएंगे। मतलब हम सबसे पहले तो यही सोचेंगे ना, तो फिर वो हमारे बारे में भी ऐसे ही कोई सोच सकता है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि जब भी हम, देखिए ये सिर्फ एक कल्चर की चेंज की बात है। हम जैसे जितने भी पुरुष बैठे हैं, हम सबको पता है कि हम सबके पास कोट पैंट रहता है, तो हम कोट पहन सकते हैं, नहीं पहनना है प्रॉपर शर्ट पहन सकते हैं, टाई लगानी है नहीं लगानी वो हमारा डिसीजन है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि घर में हर वक्त हमको कोट सूट टाई पहन के बैठना है, लेकिन जो पहन रहे हैं वो सलीके का होना चाहिए, और हम उसमें प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए। महिलाओं के लिए भी यही है, चाहे आप साड़ी पहनते हैं, आप सूट पहनते हैं, आप किसी भी तरह की वेशभूषा जो भी पहनते हैं, लेकिन वो नीट होना चाहिए, साफ होना चाहिए, बिना सल का होना चाहिए, थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल घर के कपड़ों में ही हम किसी को बताने के लिए आ गए, या जब हमने किसी को बुलाया तो हम बिल्कुल घर के कपड़ों में बैठे, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप सोचिए, सबसे पहला इंप्रेशन आपने आरसीएम अभियान का वही दे दिया कि आप कैसे दिखाई। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया पॉइंट, अपने आप को चेक कर लिया, और ये हमेशा चेक करना है। मैंने आपको क्या बोला, जितनी बार प्रोडक्ट आपके पास आते हैं, उतनी बार वो लैब में से निकल के आते हैं, वो चेकिंग होके आते हैं। तो जितनी बार भी हम आरसीएम के बारे में किसी से बात कर रहे हैं, उतनी बार अपने आप को चेक करना है। अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़े। मैं देख रही हूँ कई लोग डायरी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कि इसमें क्या है, हम तो खुद ही कर लेंगे। मैं धीरे धीरे कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जब आपको लगेगा अरे ये तो हम भूल गए थे, जब क्या बताया था उसके लिए करने के लिए, हम तो सब मिक्स हो गया, इसलिए ये मिक्स ना हो, हम इसीलिए डायरी में नोट कर लेंगे। दूसरा, हमारी व्यक्तित्व, यानी कि हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी। हम ओवरऑल जो हमारा यहाँ पे ये जो व्यक्तित्व है ना, ये व्यक्तित्व मोर ऑफ मैं बोलूंगी कि हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, हम किस तरह से ओवरऑल अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। कि मतलब होता है ना कि हम कोई आया है और हम खुद ही थोड़े डल से बैठे हैं, हम बिल्कुल ऐसे सुस्त होके और एकदम निराश होके कोई चीज के बारे में बता रहे हैं, और एक हो गया हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एकदम ऐसे जोश के साथ बता रहे हैं, अपनी ओवरऑल पूरी हमारी पर्सनैलिटी दिखा रही है कि हम तो आरसीएम के सिपाही हैं। वैसा व्यक्तित्व हमें हमेशा बनाए रखना है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमको किसी सेना पे जंग लड़ने जाना है और बिल्कुल तोप लेके एकदम खड़े हैं। यहाँ पे वो मतलब नहीं है। यहाँ पे ये है कि हमारे हर एक रिफ्लेक्सेस से, हमारी ओवरऑल, हम जो भी बातचीत कर रहे हैं, हम जिस भी तरह से बता रहे हैं, वो हमारी ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी में दिखाई देना चाहिए। कि हम जैसा कह रहे हैं हम वैसे ही कहते करते हैं,
और वो ही हमारी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहा है। तो अगली पॉइंट की तरफ बढ़ी जाए, व्यक्तित्व यानी कि हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी। तीसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम आज एक अभियान के तहत काम कर रहे हैं, अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी गलत शब्द हमारे पूरे मकसद को गलत प्रूव कर सकता है। तो हम किस तरह के वर्ड्स का, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चाहे आप आरसीएम वर्ल्ड के बारे में कुछ बता रहे हैं किसी को, अभियान के रूप में किसी के बारे में बता रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स के बारे में किसी को बता रहे हैं, जब हम टीसी सर के बारे में किसी से बात करते हैं, हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए मैं कई बार कहती हूँ कि कांच के सामने खड़े होकर थोड़ी रिहर्सल करना वो ज्यादा अच्छा है, रादर देन हम किसी के सामने कोई गलती करें। तो इसलिए अपने शब्दों को बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान पूर्वक, कोई गलत शब्द का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। कि जैसे हम कई बार होता है ना कि हम बहुत जोश में आ जाते हैं और फ्लो फ्लो में बोल देते हैं कि यहाँ पे तो ये होगा, यहाँ पे बड़े बड़े सपने लोगों के पूरे होंगे, या हमको ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करना है जहां लोग हमारी बात को सुन सके, ठीक से उसको एक्सेप्ट कर सके, उस पर विश्वास कर सके। हमको धीरे धीरे करके उनको, सीधे हमको किसी और चीज पे जंप नहीं करना है जो हमें बाद में बतानी है। तो यहाँ पे हर चीज मैटर करेगी कि हर चीज को बताने के लिए किन शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हो जाता है हमारा लहजा। शब्दों में और लहजों में, दोनों में बहुत फर्क होता है। शब्द तो होता है कि हम जिस शब्दावली का यूज कर रहे हैं, जिन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। लहजा हो गया हमारा टोन, यानी कि हम कभी धीरे बोल रहे हैं, कभी जोर से बोल रहे हैं, कभी मतलब हम कभी जोश में आके बोल रहे हैं। तो वो भी लहजा इंपॉर्टेंट है। जोश भी कभी कभी जरूरी होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा बहुत धीरे धीरे से, जैसे कोई प्रवचन दे रहे हैं वैसा बात करनी है, वैसे नहीं। जब जिस चीज की जरूरत है वैसा लहजा हमें मेंटेन करना है। कि जब हम आरसीएम की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो आरसीएम ने 23 साल में क्रिएट किया है, उसके बारे में बात करें, तो हमारे अंदर एक्चुअली में जोश होना चाहिए। क्योंकि वो एक्चुअली बात ही ऐसी कुछ है कि हम लोगों को दिखा सके। लेकिन जब हम दूसरे पहलुओं के बारे में बोल रहे हैं जहाँ सहजता की जरूरत है, तो वहां पे हम थोड़ा सॉफ्टली बोलेंगे। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारी प्रेजेंटेशन, हम ये छोटे छोटे से पहलुओं को सीख के हम खुद कितने बढ़िया स्पीकर बन सकते हैं, शायद आपको यहाँ पे रियलाइज होने लग जाएगा जब तक हम आखिरी पॉइंट्स पे पहुंचेंगे। कि ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो, जब किसी को बोलना सिखाया जाता है, जब उनके लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग स्कूल्स होती हैं, जब हम एज ए स्पीकर किसी को प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पे एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होती है। कि आपको लहजा है तो कब ऊपर बोलना है, कब नीचे बोलना है, कब अपने पिच को इधर ले जाना है, कब उधर लेके जाना है। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ अपने क्वालिटी चेक से ही ये पता कर लेंगे, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस तो है, हम लोगों के सामने बात तो करते हैं। लेकिन अभी तक इस गहराई से नहीं सोच रहे थे कि कौन सी बात को हम तेज बोल रहे थे, कौन सी बात को हम धीरे बोल रहे थे, कब हमें बड़े जोश के साथ अपनी बात को बताना है। अब की बार बोलेंगे ना तो आपको खुद ब खुद मेरी ये बातें याद आएंगी कि हाँ, यहाँ पे हमें थोड़ा और अच्छी तरह से बोलना था, यहाँ पे हमें थोड़ा धीरे बोलना था, यहाँ पे हमें थोड़ा डबल बार जोर लगाना था। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये पॉइंट को जब हम करने लगेंगे तब हमको जरूर याद आएगा, लेकिन अभी हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम बाद में थोड़े दिनों बाद भूल जाएंगे कि ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारी हमारी खुद की क्वालिटी को बेटर बनाने में हमें मदद करेगा। फिर हुआ हमारी बातचीत का तरीका, मतलब कि हम किस तरीके से हम अपने बात को रख रहे हैं। इसमें दो तीन पहलुओं को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। कि जैसे सपोज आप कोई होम मीटिंग ले रहे हैं, तो आप किस तरह से आप उनके साथ बैठे हैं, प्रोडक्ट्स को साथ में रख के बैठे हैं, टूल्स को साथ में लेके बैठे हैं, वीडियोस की मदद से आप बात कर रहे हैं, आप किस तरह से किताब को साथ में रख के आप बात कर पा रहे हैं। तो
एक तो वो हो गया कि हम जब बात कर रहे हैं तो वो किस किस चीज को लेके साथ में बात कर रहे हैं। दूसरा, हम किस तरीके से, हमने अभी तक बात करी थी शब्दों को यूज करना, हमारे लहजे को चेक करना, अब हो गया हमारे बातचीत का तरीका कैसा है। तो यहाँ पे भी हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या हम उतने इम्प्रेसिव तरीके से बात कर पा रहे हैं कि लोग हमारी बात को सुन के हम पे विश्वास करेंगे। क्या हमारी बात में उतना वजन है। तो कई बार होता है ना कि किसी किसी को देख के या किसी की बातें सुन के हम एक बार में कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्टाइल जो होता है बात करने का, वो जिस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स यूज करते हैं, जैसे इत्तेफाक, जैसे जैसे इंस्टेंसेस को बताते हैं। जैसे आज अगर हम किसी को बताएंगे कि आज कंपनी में इतने सारे प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, अलग अलग 3 लोकेशंस में उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, इस तरह का एक वर्ल्ड क्लास लैब है जहाँ पे हर प्रोडक्ट को रोज चेक करके उस लैब से पास किया जाता है। अब ये सारी बातों को हम चाहे तो बताएं और ना चाहे तो ना बताएं, सिर्फ एक ही लाइन में बता दें कि कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। अब दोनों बातों में डिफरेंस क्या हुआ, मुझे बताइए। कि दोनों बातों में बात तो दोनों एक ही है, कि वहां पे भी यही बोला जा रहा है कि क्वालिटी के बहुत सारे ध्यान रखा जाता है, और यहाँ पे भी वही बात बोली जा रही है। लेकिन मुझे बताइए कि दोनों बातों में फर्क क्या है। मैं यहाँ पे बीच में हम किसी को अनम्यूट भी कर सकते हैं। ओके मैम, कोई हैंड रेस नहीं है। हाँ जी, आइए शैलेश सर। रात दिन का फर्क है मैडम। उसको ये लगेगा कि कंपनी की खुद की इंटरनेशनल लेवल की लैब है, तो वहाँ सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी तरह से टेस्ट होके निकल रहे हैं। और दूसरी वाली बात में क्या फर्क हुआ। उसमें तो ये ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, पता नहीं कहाँ से टेस्ट हो रहा होगा, खुद की लैब है कि नहीं, पैसे से दे के कहीं अपनी तो टेस्ट रिपोर्ट सही नहीं करवा ली। यस। तो ये होता है हमारे बातचीत का तरीका, कि शायद आप बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और सबको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी बात को किस तरह से रख रहे हैं, वो डिपेंड करेगा सामने वाले को हमारी बात वैसे समझ में आएगी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हम जितने ज्यादा अपनी बातों को बताने के एक्सपीरियंस लेंगे, उतनी बार हमारे अंदर से वो आइडियाज आएंगे। कि जैसे हम कहते हैं ना कि जितनी बार हम मीटिंग को सुनते हैं, उतनी बार ऐसा लगता है कि आज एक और नया तरीका पता चला अपनी बात को बताने का। बस ये वही चीज है जिसके बारे में बात कर रही हूँ, कि जो भी आप बात करते हैं, चाहे आप मात्र एक प्रोडक्ट के बारे में बात करें, आप चाहे न्यूट्रीचैट मैन के बारे में किसी में बात करेंगे ना, एक तो हमने बता दिया कि ये एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जिसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है, ठीक है। इसी को कोई एक अलग अंदाज में न्यूट्रीचार्ज मैन को कोई समझा सकता है क्या यहाँ, क्विकली, मतलब बहुत बहुत लंबे बात नहीं करके क्विकली कैसे आपको लगता है कि हम कि एक अलग तरीके से किसी को न्यूट्रीचार्ज मैन समझा सकते हैं। एक बार जल्दी हैंड रेस करिए। हाँ जी, आइए रमेश सर। राजेश सर आप आ जाइए। जी थैंक यू। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास इतना समय ही नहीं है, हम अपने खान पान को इतना ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। वो सारे न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर को चाहिए वो हम ले नहीं पाते हैं, चाहते हुए भी नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक शानदार ये सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज में, जिसमें हमें 33 तरह के न्यूट्रिशन मिल जाते हैं हमारे दिन भर के जरूरत के लिए, सारी उत्साह, एनर्जी, स्टेमिना को बरकरार रखने के लिए, इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए। तो ये सभी पुरुष साथियों के लिए 14 से लेकर के आगे जितने साल उम्र के हैं बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका था। इस पे एक तरीका और कर सकते हैं, हम जिनसे बात कर रहे हैं, या सपोज वहां पे 10 लोग बैठे हैं, तो हम सब उनसे उनसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि आप सब कैसे हैं, आपकी सेहत कैसी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छे तंदुरुस्त होंगे और आपकी पूरी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में एकदम परफेक्ट तरीके से होगा। जो आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है कि सबको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, बट आप लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि
आपका न्यूट्रिशन तो परफेक्ट होना चाहिए। उसमें से 100% ऐसा होगा कि 2-3 लोग तो ऐसा पक्का बोलेंगे कि नहीं हमें ये डेफिशिएंसी है। मतलब ये कुछ तो न्यूट्रिशन आजकल ऐसा होता है कि हर किसी के अंदर कम होता ही होता है। जब किसी ने ये चीज जैसे ही बोली तो फिर आपको उनसे ये सवाल करना है कि क्या आपके पास कोई तरीका है इसको पूरा करने का। कुछ लोग हो सकता है हाँ बोलते हैं कि हम ये बार बार इंजेक्शन लेते हैं न्यूट्रिशन के, या ये सप्लीमेंट लेते हैं, या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये दवाई लिखते हैं। कुछ लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होगा। यहाँ पे हमारा पॉइंट बनता है कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम अपने न्यूट्रिशन की कमी को साधारण तरीके से पूरा कर सकते हैं, जिसको हम अपनी दिनचर्या में का हिस्सा बना लेंगे। और जब मुझे भी इस तरह की डेफिशिएंसी थी और जब मैंने इसको रेगुलर लेना इस्तेमाल किया तो मेरे को आज इससे इतना लाभ हुआ है, ये मुझे इस तरह से बेनिफिट हुआ है। ये भी एक दूसरा पहलू है। जो आपने बताया वो भी एक सही तरीका था, बट जो मैंने पहलू बताया उसमें क्या होता है कि हमको हमारा तरीका ऐसा ढूंढना पड़ेगा। यह डिपेंड करता है कितने लोगों से हम बात कर रहे हैं। जब बहुत बड़ा समूह है तो आपका तरीका ठीक है, जब कम लोगों से बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा तरीका ढूंढना है कि हम आदमी की जो एग्जैक्ट जरूरत है उस तक हम पहुंच जाए। तो उससे हम बहुत आसानी से उनको कन्विंस कर पाएंगे कि हम तो आपकी ही बात कर रहे हैं, हम तो आपकी ही प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं। तो यस, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमें कब कब अपने बातचीत के तरीके को चेंज करना है। इसी तरह से हमारे फोन पे बातचीत के तरीके को हमें कैसा होना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमें फॉलो अप की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि हमने एक बार किसी को अपने साथ जोड़ लिया या हमें अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों की वजह से हम लोगों को हमें फोन पे फॉलो अप करना पड़ता है। चाहे वो गुरुकुल के लिए हमें लोगों को याद दिलाना हो, चाहे प्रोडक्ट्स के लिए हमें वापस से फॉलो अप करना हो, किसी मीटिंग के लिए बुलाना हो, कुछ नई जानकारी देनी हो, कुछ नया टूल हमारे पास आया उसके लिए लोगों को बताना है। ये ऐसे बहुत अनेकों रीजन होते हैं जब हम लोगों को फोन पे बात करते हैं, फोन पे उनको काउंसलिंग करते हैं, फोन पे उनको फॉलो अप करते हैं। अब ये तरीका कैसा होना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग हमारे फोन का इंतजार करना चाहिए कि हमारे फोन उठाना बंद कर देने चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि हम कैसे फोन पे बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग हमसे बात करके उन्हें उन्हें अच्छा लगना चाहिए कि ये हमारे लिए कोई सोल्यूशन लेकर आए हैं, ना कि ये हमें बार बार परेशान करने के लिए आए। आप लोगों को शायद हंसी आ रही होगी, लेकिन ये बात बहुत सच है कि लोग हमसे जुड़ के रहें, हमें हमसे बात करना उन्हें अच्छा लगे, ये सबसे पहली जरूरत है। हमसे बात करने का मन नहीं होगा तो हम बाद में फॉलो अप कैसे करेंगे या कोई चीज याद कैसे दिलाएंगे, वो तो सेकेंडरी हो गई ना। तो सबसे पहले एक कर्टसी की तरह है कि हम उनका हालचाल पूछें, वो कैसे हैं। कई बार क्या होता है हम जैसे जैसे अपनी टीम जोड़ते चले जाते हैं ना, हम उनके बहुत सारी पर्सनल फैमिली के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें जानने लग जाते हैं जो शायद उसका काम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको अच्छा लगेगा अगर हमने ये पूछ लिया कि आपकी बेटी की पढ़ाई कैसे चल रही है, उसके बोर्ड के एग्जाम हो गए क्या, या आपकी तबीयत पिछले हफ्ते खराब थी अभी ठीक है क्या, आपने क्या लिया उस दिन। ये सब चीजें होती है जिसको कर्टसी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उन्हें ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम सिर्फ काम के लिए उनको फोन नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ अच्छे संबंध भी बनाना चाहते हैं। और इसी के साथ हमारा बाकी का जो फॉलो अप का तरीका है या रिमाइंडर का तरीका है वो भी कैसा होना चाहिए फोन के ऊपर, वो भी हमें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये क्योंकि देखिए हम हर वक्त किसी से फिजिकली नहीं मिलते हैं, मैक्सिमम आजकल फोन से ही काम करते हैं सारा। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरीके को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाएं, इस तरीके को हम थोड़ा स्मार्ट भी बनाएं, जिससे कि हम कम समय में, ऐसे भी नहीं कि एक एक कॉल को हम आधे घंटे चला रहे हैं फिर कितने लोगों को फॉलो अप कर पाएंगे। तो हमें स्मार्ट तरीके ढूंढने हैं, हमें इंटरेस्टिंग तरीके ढूंढने हैं, और साथ में इस फोन के साथ साथ है ना, एक बार में हम कितना ज्यादा काम कर सकते हैं ये भी सोचना है कि हमने गुरुकुल के लिए एक अलग
बार कॉल कर लिया, प्रोडक्ट के लिए अलग कॉल कर लिया, कुछ नया आया तो उसके लिए अलग कॉल कर लिया। तो प्रॉपर लिस्ट बना के प्रॉपर तरीके से, और कैसे उसको हम इंटरेस्टिंग वे में बता सकते हैं, उस तरीके से हमको फोन पे बातचीत के तरीके को भी अपनी चेकलिस्ट में डालना चाहिए। यस, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसको शायद हम गुरुकुल में आके तो हम सीख ही गए हैं, लेकिन सिर्फ सुबह के लिए नहीं, अपने पूरे दिन भर में हर एक कार्य में इसको अगर हम ले आएंगे तो शायद मुझे लगता है कि जो लोग टाइम को वैल्यू करने लग जाते हैं वो लाइफ में सक्सेस को बहुत जल्दी पा लेते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फीचर होता है किसी भी सफल आदमी के पीछे। कितने लोग इस चीज से अग्री करते हैं, और कितने लोग ये मानते हैं कि हम कभी कभी समय का पालन नहीं कर पाते हैं, और उसी वजह से हमें कभी कभी परेशानियां भी उठानी पड़ती है। कोई शेयर करना चाहेगा आज एग्जाम्पल कि हमने समय से किया तो उससे ये फायदा हुआ, या नहीं किया तो उससे नुकसान हुआ? कोई वाक्य आप शेयर करना चाहेंगे? बुलाते हैं मैम। गौरव बसंत सर, गौरव बसंत सर। अनम्यूट करिए। कहाँ आ गया? दिया। ठीक है, हम दूसरे साथी को बुलाते हैं। आरपी सिंह सर। जी दीदी, जैसे कि किसान करता है, समय आने पर वो बोनी करता है, और वो जानता है कि यदि बोनी हम 1 2 दिन 3 दिन देर करेंगे तो उतनी फसल हमारी कम होगी। उसी तरह से समय का प्रबंधन हमें जीवन में भी बहुत जरूरी है। और कुछ काम तो ऐसे हैं जो उसी समय करने पर ही होते हैं और उसमें हम सफल हो सकते हैं, और कुछ काम हम जरूर डिले कर सकते हैं। लेकिन समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। शेड्यूल बनाकर ही हम काम करें, तभी सफल हो सकते हैं। जी जी, बहुत खुद का बढ़िया, एक बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है आपने कि समय हमारा इंतजार नहीं करेगा, हमें समय के साथ एक अच्छा मतलब प्रबंधन की आदत हमारी डालनी पड़ेगी, तभी जाके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि हम सबके पास बहुत सारा कार्य है करने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए, उसको अगर ठीक तरह से समय में बांध दिया तो मुझे लगता है कि बहुत ही सही तरीके से हम अपने सारे सही कार्य को कर पाते हैं। तो जितने लोगों को अभी ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे कुछ ठीक करने की जरूरत है, तो अपने आप को चेक कीजिए कि क्या हम अपने समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं, क्या हम अपने कार्यों को इसीलिए पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने समय को ठीक से मैनेज नहीं करते हैं। हमें पता नहीं होता है कि क्योंकि हमने प्लान नहीं किया। समय के साथ साथ प्लानिंग बहुत जरूरी होती है कि हमें इतनी बजे से इतनी बजे ये करना है, रोज इतनी बजे से इतनी बजे तक ये करना है, इतनी बजे यहाँ जाना है और इतनी बजे, तब अगर इस तरह से प्लान किया तो समय भी आपका साथ देने लग जाएगा। यस, अगला पॉइंट, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे हमको अच्छी तरह से अपनी क्वालिटी चेक करनी चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए कि क्या हम अभियान प्रचार को हमें जिस तरह से बताना चाहिए हम वो ठीक से बता रहे हैं कि नहीं। हमने कल भी इस पे चर्चा की थी, और अगर आप में से कई लोग अगर आज भी इस पे बताना चाहते हैं कि अभियान प्रचार को हमें किस तरह से बताना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए कि लोगों को जब हम इसके बारे में बताएं तो उन्हें ये विश्वास हो जाए कि ये जो जो पूरी संस्था है ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर रही है, ये पूरे नए भारत के निर्माण के ऊपर काम कर रही है। तो ये हम कैसे यकीन दिलाएंगे? एक बार कौन मुझे बहुत अच्छी तरह से बोल के बताएगा? निरंजन सर, निरंजन सर। जी जी मैडम। तो जैसे कि अभियान प्रचार का जो हम लोग को जो आज बताने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि हम किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को जो पहला पेज हम लोग को है उसमें पीपीटी में कि हम एक राष्ट्रीय स्तर के अभियान पे काम करते हैं जिसका मकसद ही है नए भारत का निर्माण करना।
अगर मैं बात करूं तो इसका तो बहुत सारे उद्देश्य पे हमारी कंपनी काम करती है। जैसे एग्जांपल से मैं बात करूं तो ये जैसे ताजा ब्लड की जो अगर जरूरत पड़ता है तो इमरजेंसी में हेल्पलाइन नंबर हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसके सहारे आप यहाँ से किसी भी व्यक्ति को ताजा ब्लड की भी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे वृक्षारोपण की बात करें तो इस पे भी बहुत सारी कंपनियां, बहुत हमारी कंपनी काम करती है, ऐसे कई उद्देश्य पे काम करती है। ऐसे मैं बात करूं तो इसका 3 मुख्य उद्देश्य है जिसपे बहुत ही हमारी कंपनी व्यवहारिक तरीके से काम करती है। जैसे एग्जाम्पल से पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन, तीसरा की बात करें तो महिला सशक्तिकरण। ये तीनों उद्देश्य पे हमारी कंपनी बहुत ही व्यवहारिक तरीके से काम करती है। तो इस तरह से मैं बताते हैं और तीनों उद्देश्य को बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको बता के और उनको इस अभियान के बारे में हम बताते हैं। थैंक यू। तो क्या आप लोग सब इस बात से अग्री करते हैं कि जब हम पहले आरसीएम के बारे में लोगों को बताते थे और अब जो हमने ये बताने का तरीका हमारा चेंज किया है, उससे लोगों का भरोसा हमारे इस अभियान पे बढ़ने लगा है, वो हमारी बात को सुनने के लिए अब सहज रूप से तैयार हो चुके हैं। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं? यस मैडम। यस और मैडम। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब हम अभी भी अभियान प्रचार को ठीक तरह से नहीं बता रहे हैं। तो हमें थोड़ा अपने इस तरीके को और ठीक करना पड़ेगा। जिनके साथ भी ऐसा नहीं हो रहा है, या तो हम बता ही नहीं रहे हैं, और अगर हम बता रहे हैं और फिर भी लोगों को हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, या लोग हमारे तरीके को उस तरह से नहीं सुन रहे हैं, तो हमें अपने तरीके को ठीक करना है। ये हुआ हमारा क्वालिटी चेक यहाँ पे, कि क्या हम अभियान प्रचार का तरीका हमारा ठीक है, या हमें अपने आप को और ठीक करने की जरूरत है, हमको और प्रैक्टिस की जरूरत है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पहले भी लिया है और आज फिर से कहूंगी कि प्रोडक्ट नॉलेज जो है और प्रोडक्ट नॉलेज अधूरी नहीं, पूरी नॉलेज, क्योंकि अधूरा ज्ञान तो हमें और ज्यादा उलझन में और परेशानी में डाल सकता है। तो प्रोडक्ट, जिस भी प्रोडक्ट पे हम बात करना चाह रहे हैं या जिस भी प्रोडक्ट पे हम बताना चाह रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी कि हमें सारे ही प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट हम जिन जिन प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं उनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, अच्छी तरह से होनी चाहिए। जानकारी कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे हम अपने आप को फिर से याद दिला सकते हैं, या बताते वक्त हमें जब हम कोई पॉइंट भूल जाते हैं तो कैसे हमें वापस जाके पीपीटी में या वीडियो में जाके हमें मदद मिलेगी, ये सब चीजें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पर प्रोडक्ट नॉलेज है कि नहीं, पहले आज आप अपने आप को चेक कर लीजिए। अगर नहीं है तो क्रॉस कर लीजिए, और कैसे इस नॉलेज को कंप्लीट करनी है उस पर फिर हमें कार्य करना है। क्योंकि क्वालिटी चेक अकेली करने से काम नहीं होगा, हमें क्वालिटी अश्योरेंस पे भी काम करना है कि जो चीज ठीक नहीं है उसको हम ठीक करेंगे। और मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि ये जो 17 प्रोडक्ट है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई भी रैंडमली प्रोडक्ट पिक कर लिए हैं। आपको ये सारे ही प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में जानकारी लेके सीखना है। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं, अब प्रोडक्ट पे जानकारी तो ले ली कि लेकिन इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना कैसे है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो हमें सबको अपने आप को यहाँ पे चेक करने की जरूरत है। और मुझे आज भी ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कई बार जब आप लोगों को सुनती हूँ तो प्रोडक्ट को हम जिस तरह से बताते हैं ना, वहां पे हमें बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत है अपने आप को। क्योंकि इतना कुछ है हमारे पास बोलने के लिए, बताने के लिए, लेकिन हम कभी उसमें से कुछ थोड़ी सी चीजें बताते हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं बताते हैं। और इसी वजह से जो हमारा जो इम्प्रेशन होना चाहिए प्रोडक्ट को लेके लोगों का, वो उस तरह का कई बार नहीं बन पाता है। जब हम अच्छे से बताते हैं तो लोग हमारे प्रोडक्ट को, क्योंकि आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये हमारे साथ भी और बाकी सबके साथ भी काम करता है, कि आप जिस भी प्रोडक्ट को लोगों को बता रहे हैं, आप जिस तरह से बता रहे हैं, सबसे पहले आपने उनको साइकोलॉजिकली प्रोडक्ट दिया है या प्रोडक्ट सेल किया है। प्रोडक्ट जो वो यूज करेंगे
उसी वक्त वो साइकोलॉजी ही काम आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर किसी को कहा कि हमारा जो मूंग का पापड़ है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पापड़ है, और इस पापड़ के अंदर सबसे खास बात ये है कि जब इस पापड़ को बनाते हैं तो इसको हाथ से बटा जाता है, तो वो जो पापड़ का जो ऑथेंटिक तरीका है, ये मशीन में नहीं बनाया जाता है, ये हाथ से बटा हुआ पापड़ है। एक बड़ा साइज का 9 इंच का पापड़ ये बनता है, तो एक स्पेशल तरीके से इसको बेला जाता है। हम इस पे तेल नहीं लगाते हैं इसको बटने में, हम इसमें अ, हम इसको बिना तेल के बटाई की जाती है। दूसरा इसकी खास बात यह है कि इसमें जो भी अ, दालों का इस्तेमाल है या काली मिर्ची है या इसमें जो खार का इस्तेमाल होता है, जो साजी मिलाई जाती है, वो सारी चीजें पूरे साल भर एक जैसी क्वालिटी, एक बार जैसी क्वालिटी हमने सेट की वो ही क्वालिटी हमेशा इस पापड़ के अंदर यूज आती है। ये इसकी सबसे खास बात है। यानी कि दालों की क्रॉप तो बार बार चेंज होती रहती है, लेकिन हम जो एक बार क्वालिटी सेट कर दी हमने, चाहे फिर वो किसी भी रेट की दाल आ रही हो, हम कभी भी क्वालिटी चेंज नहीं करते, कभी भी काली मिर्ची की क्वालिटी को चेंज नहीं करते, कभी भी खार की क्वालिटी को चेंज नहीं करते। इसलिए आप देखेंगे कि आपको साल भर एक जैसा एक टेस्ट का, हाथ की बिलाई का वो पापड़ का आपको टेस्ट आएगा। तो आज मैं कह सकती हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को ये पापड़ दिया है और बहुत सारे लोग इसके फैन बन गए। मैं अलग अलग राज्यों में ये पापड़ आज भी लोगों को भेजती हूँ, क्योंकि उनको और कोई पापड़ इसके अलावा अच्छा नहीं लगता है। अब ये जो सारी नॉलेज है और ये जो सारी बात जो मैंने बताई है, ये जब भी आज जैसे अगर मैंने आपको ये बात बता दी ना, तो अब अगली बार जब आप पापड़ खाएंगे ना, तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि ये जो पापड़ है ये जिस मूंग की दाल से बना हुआ है, ये एक जैसी क्वालिटी इसमें यूज होती है। जब आपको वो काली मिर्ची के टुकड़े भी इसमें दिखाई देंगे ना, तो आपको मेरी बात याद आएगी। तो हम सबसे पहले साइकोलॉजी सेल करते हैं कि खाते वक्त है ना, वो आपका आधा एहसास वो रहेगा जो आप लोगों को बताएंगे। तो इसलिए हमारे बताने का जो तरीका है, आज आटे में मैंने क्यों बोला कि आज हमारे पास 29% इसमें न्यूट्रिशन हम एडिशनल डाल रहे हैं। तो जब अब की बार जब भी कोई मल्टीग्रेन आटा से रोटी खाएगा ना, तो उसे पता रहेगा कि मेरे अंदर ये न्यूट्रिशन जा रहा है इस रोटी के माध्यम से। क्या आपके पास कोई और तरीका है उस न्यूट्रिशन को नापने का जब आप रोटी खा रहे हो उस वक्त? नहीं है, लेकिन आपको साइकोलॉजिकली पता है कि हाँ मैं न्यूट्रिशन खा रहा हूं। तो ये रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करने का जो तरीका होगा वो। आज हमने हेल्थ गार्ड ऑयल के अनेकों अनेकों रिजल्ट देखे हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमने लोगों को जो हमें नॉलेज थी इस ऑयल के बारे में, वो देके ही तो उन्हें ये प्रूव कर दिया कि ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ऑयल है, ये आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए सर्वोत्तम ऑयल है, और हमें घर में यही ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बताइए कि वो जो हमारी नॉलेज है उसी ने तो हमें सबसे बड़ा सक्सेस दिया हमारे हेल्थ गार्ड ऑयल में। रिजल्ट तो उसके बाद में आए ना, क्योंकि वहां आप इतना अच्छी तरह से ऑयल को जानते थे, तो आप इतने बड़ा सक्सेस लेकर आ सके। आप सोचिए अगर आप इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इसी अच्छी तरह से जान जाएंगे और लोगों को उतने ही अच्छी तरह से बता पाएंगे, तो हम कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं हमारे इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। तो यहाँ पे अपने आप को चेक कीजिए कि हम जिन जिन के बारे में बात करते हैं, मैं फिर से कहूंगी कि मैं जानती हूँ कि 400 के 400 प्रोडक्ट आप इस तरह से बोलना नहीं सीख सकते, लेकिन हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे कि हम इनकी नॉलेज को अपने पास मोबाइल में, अपनी डायरी में, अपने नोट्स में, कहीं पे भी बिल्कुल हैंडी रख सकते हैं। अगला पॉइंट, संबंध बनाने की कला। ये तो हमारे कार्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बेस पे ही हम आज समझ लीजिए टिके हैं कि ये जो हमने आरसीएम परिवार का जो एक इतना बड़ा समूह है, इतना बड़ा साम्राज्य आज बनाया है, ये वही तो संबंध है जो हम सबको एक रूपता में बांधता है, एकजुट करता है। तो इसी तरह से हम एज ए इंडिविजुअल, हम जैसे हमारे रिश्ते बनाएंगे, वैसे ही हम इस अभियान के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे और अपने कार्य को
करने का हमें बहुत आसान सा तरीका भी ये आपस में रिश्ते बनाना हमें बताता है। तो कोई मुझे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता सकता है कि कैसे हमको ये जो अच्छे रिलेशन हम बनाते हैं वो हमें हेल्प करता है अपने कार्य को और अच्छी तरह से करने में? जी, आइए वंशराज सर। वंशराज सर। जी दीदी, नमस्ते। रिश्ता बनाने के लिए जो है हम किसी के घर पे जाते हैं तो पहले उससे नमस्ते नमस्कार बोलते हैं और इसके बाद में जाने के बाद में एक रिलेशन बनता है। जैसे मैं बिजनेस में आने से पहले कोई नहीं जानता था, आज पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे मुझे लोग जानने लगे हैं, क्योंकि जो बिजनेस में हम आए हैं तो उससे बिजनेस नहीं रिलेशन बोलेंगे सर, पिछले बार भी निरंजन सर बोल रहे थे बिजनेस वर्ड को थोड़ा हम लोग परहेज करेंगे ना। अभियान बोलिए प्लीज। नहीं तो ये सभी साथी ऐसे ही बोलने लगेंगे, मैं इसी वजह से टोक दिया। अभियान बोलिए जी, आगे। हमारा जो अभियान है बहुत अच्छा है कि हम अभी लखीमपुर में गए थे। अपने से बड़े लेवल में जब जाते हैं तो वहां पे रिलेशन बनता है, रिश्ता बनता है कि बहुत अच्छे तरीके लोग मानने जाने लगते हैं, क्योंकि हम लोग ये काम ऐसा कुछ काम करते हैं कि बहुत अच्छे लोग मानने लगते हैं। ये बहुत अच्छा रिश्ता है देखिए यहाँ पे आपने जो बात बोली वो अपनी जगह ठीक है कि हमें यहाँ पे आके एक पूरे देश में एक परिवार मिलता है और हम लोगों के बीच में हमें एक पहचान मिलती है। यहाँ पे मैं संबंध बनाने की कला जो है वो यहाँ मेरा वो कॉन्टेक्स्ट नहीं था। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर हम जो भी लोगों को मिलते हैं हम उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखेंगे तभी जाके हम उनके साथ हम लंबे समय तक जुड़ पाएंगे, क्योंकि वही एक आधार है, वही एक बेस है। हम उनके साथ हमेशा संपर्क बना के रख सके और हम उनको अपने साथ, और जैसे हमने उनको ज्वाइन कराया ऐसे और फर्दर हम और लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे, वो और फर्दर और ज्वाइनिंग करा पाएंगे। तो ये जो कला है ये इम्पोर्टेंट है अपने कार्य को निपुण करने के लिए। आप जो बात बोल रहे हैं वो एक अलग एंगल हो गया। कोई इस संदर्भ में कोई कुछ बात करना चाहेगा? जी जी मैम। आइए संजीव सर, इसके बाद राजेश भैया मैम बुलाते हैं तो जी। जी दीदी, ऐसा है कि रिलेशन के बारे में हम जो बात करना चाहते हैं वो बहुत बेटर हम तरीके से करते हैं। रिलेशन में क्या है कि सबसे पहले स्वार्थ नहीं झलकना चाहिए। अगर मेरा स्वार्थ है तो सामने वाले से व्यक्ति से हमारा एक अच्छा रिलेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो है लेन देन, पैसा का जब हम लेन देन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये रिलेशन खराब हो जाता है। तो दो चीज को अगर हम देखेंगे, एक तो पैसा का लेन देन सामने वाले व्यक्ति से नहीं होना चाहिए और उससे अपना रिलेशन खराब हो जाता है। दूसरा स्वार्थ नहीं, जब हम दूसरे की हित की बात करेंगे, दूसरे की भला की बात करेंगे तो हमारा रिलेशन बहुत बेटर हो सकता है। यस, ये बहुत बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि हमारा तो ये अभियान ही हमें सबसे पहले सीख यही देता है कि हमें अपने आप के लिए नहीं दूसरों के बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे तभी हमारा भला हो पाएगा। तो ये बिल्कुल सच है कि कहीं किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उनको ज्वाइन अपने स्वार्थ के लिए करा रहे हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हमको कैसे लोगों से यहाँ पे रिश्ते बना के रखने हैं, कैसे संबंध को अच्छा बना के रखना है, वो अपने आप को चेक करना है। तो आज हमारे पास चेक के लिए एक तरीका हो गया कि जितने लोगों को हमने कुछ दिनों में जैसे जनवरी माह में जोड़ा है तो हमारे उनके साथ किस तरह के रिश्ते हैं, या हमारे पुराने जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं, हम उसको टिक टिक के कर सकते हैं। अगर ठीक नहीं है तो हमें आज एक मौका मिला है इस क्वालिटी चेक के माध्यम से कि हम पुराने उन रिश्तों को फिर से जगाएं, उनके साथ फिर से अच्छे संबंध बनाएं, क्योंकि हमारे लिए हर एक आदमी, हर एक पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यस, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे संबंध से क्या मेरा मतलब था। जीवन मूल्यों की गुणवत्ता, ये तो पूरा जो हमारा कार्य जो है ना ये मूल्यों पे आधारित कार्य है। यहाँ पे अगर हम खुद, मतलब कहने को तो हमने यहाँ पे सब बातें बोल भी देते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं कहते हैं, लेकिन क्या हम खुद अपने जीवन में उन मूल्यों का पालन कर पा रहे हैं?
क्या हम वाकई में हर एक चीज को वैसे ही अनुसरण कर रहे हैं जैसा कि हमको बोला जाता है, या हम कहते हैं कई बार। तो अपने आप को चेक करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हम आरसीएम में हैं इसलिए ये जरूरी तो है ही, लेकिन एक और चीज मैं आप लोगों को आज याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो वही चीजें करते हैं जो वो हमें करते हुए बोलते हुए देखते हैं। ये एक मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में कहीं पे पढ़ा था कि बच्चा जब से पैदा होता है ना, तब से लेकर वो जो जो हमें करते हुए देखता है, जो जो हमें सुनता है, वो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर वो चीजें अपने आप चली जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो जब बोलने लगेगा या सुनने लगे, मतलब समझने लगेगा, तभी तभी ये सब चीजें ट्रांसफर होती है। ये कुछ इस तरह से मतलब एक साइकोलॉजी बनी हुई है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि वो जब पैदा होता है तब से लेके चीजें उस तक ट्रांसफर होती है। तो अगर हम अपने जीवन को मूल्य आधारित तरीके से जिएंगे तो हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। अब अगर नहीं करेंगे तो आप सोचिए कि हम अपने साथ साथ, हम अपने आप के साथ तो गलत कर ही रहे, लेकिन हम अपनी आने वाली जनरेशन, अपने बच्चों के साथ भी उनको एक गलत शिक्षा दे रहे हैं, मतलब नया चाहते हुए भी। और दूसरी चीज कि जब हम आज इतनी सब बातें करते हैं, जब हम लोगों को ये कहते हैं कि आरसीएम में मूल्य आधारित काम होता है, मूल्य आधारित बातें होती है, हर प्रोडक्ट्स में आपको वो मूल्य नजर आएंगे, आपको हर गतिविधि में वो मूल्य नजर आएंगे, तो क्या अगर हम खुद कोई भी ऐसा काम करेंगे जो इन वैल्यूज के अगेंस्ट हो, जिन मूल्यों पर आधारित ना हो, तो क्या हमारी कहनी में और करने में डिफरेंस नहीं होगा? क्या हम अपनी बात को फिर सही से प्रूव कर पाएंगे? तो इसीलिए हमको सबसे पहले अपने आप को चेक करना है, उसके बाद हम दूसरों को कुछ भी बोलने के लिए हकदार होंगे, या हम फिर पूरे कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे कि हम आरसीएम के सच्चे सिपाही हैं। तो आज की चेकलिस्ट में यहीं तक ही रख रही हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास और, लेकिन उसको हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए क्योंकि समय भी हो रहा है और मुझे लगता है कि एक बार हम इतना चेक कर ले अपने आप को तो वो काफी है, क्योंकि एक दिन में इतना सारा लैब में काम दे दिया तो फिर ओवरलोड हो जाएगा ना काम का भी। तो हम पहले इन सारे पॉइंट्स पे अपने आप को चेक करते हैं, जहां जहां ठीक करने की जरूरत है वहां वहां ठीक करते हैं। अगर यहाँ तक जो भी चीजें आज हमने डिस्कस करी है, यहाँ पे अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं एक बार हैंड रेस करके, जिससे कि उस पर हम चर्चा करके, क्योंकि मुझे जाके वापस टीसी सर को भी जवाब देना है कि आज हमने इतना सारा काम किया है लेबोरेटरी में और इतने सारे क्वालिटी चेक पैरामीटर्स पे हमने सबको ओके करवा लिया है, क्योंकि कल से जब हम मिलेंगे तो हम ये सारे पैरामीटर्स पे क्लियर होंगे, हम आगे की बात करेंगे।